हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों शुरू करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 3। बट शुरू करने से पहले कुछ बातचीत कर लिया जाए, तुम्हारा हाल चाल जाना जाए कि तुम्हारी क्या पोजीशन है, क्या तुम्हारा कंडीशन चल रहा है। उम्मीद मैं यही करूँगा कि जितने बच्चे भी हैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर ध्यान लगाए होंगे, फोकस किए होंगे। इधर उधर की बातों से कोई तुम्हारा नाता रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगले एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए लगे रहो, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या होगी, सर ये टॉपिक फंसा हुआ है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकर रखो, पढ़े रहो, लेकिन क्विट मत करो। क्विट करोगे कुछ दिन के लिए फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो अभी ब्रेक नहीं करना है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, इस वक्त तुमको 2 चीज़ें करनी है। टॉपिक्स, चैप्टर्स जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, उनको समझो, पॉइंट आउट करो। एक कॉपी ले आओ, पेपर ले आओ, राइट डाउन करो कि यार ये टॉपिक्स मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, तगड़े टॉपिक है हमारे, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, प्रैक्टिस जम कर हुआ है, अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये मेरे जोन में है। जोन पहचानो, मैंने कल भी कहा था तुमसे क्लास में। दूसरा पेपर निकालो, वीक चैप्टर्स नोट करो, वीक कॉन्सेप्ट नोट करो। यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेम हमारा बहुत अच्छे से क्लियर है, आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट डाउन कर लो कि मेरे जोन में है, उसको छोड़ना नहीं है। फिजिक्स में थोड़ा सा वेव पोर्शन हमारा कमज़ोर है, राइट डाउन करो, उसको देखना है। बहुत मुश्किल होगी, एग्जामिनेशन में हमारे जोन में नहीं होगा, क्विट कर देंगे उस क्वेश्चन को। ये बनाओ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कि क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है, क्या तुम्हारी वीकनेस है, ताकि तुमको ये एग्जामिनेशन में बैठने से पहले पता हो कि यार मेरा जोन क्या है, हम किस क्वेश्चन में कंफर्टेबल हैं। देखो ऐसे एग्जामिनेशन में बैठोगे तो नहीं होगा, तुमको बहुत कुछ प्लान करना होगा। इसी को बोलते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन। तुमने कोई क्वेश्चन देखा कि यार ये क्वेश्चन मेरे जोन में है, मैंने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, कॉन्फिडेंस है और मेरी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। जब प्रैक्टिस करता था तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, आंसर आ जाते थे, चलो करते हैं इसको। ऑन दी अदर हैंड एक क्वेश्चन देखा, यार ये क्वेश्चन मेरे से गलती हो जाया करते थे, मैं करता था तो आंसर्स गलत आते थे, गलती होती थी, ये एक्यूरेसी इसमें नहीं है। होल्ड कर दो उसको, बनाओ सब्जेक्ट वाइज, बनाओ टॉपिक वाइज, बनाओ, रखो कॉपी पेज अपने पास, फिर एग्जाम में जाओ तो देखो तुमको एक अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार मुझको पता है कि मेरा जोन क्या है, ये क्वेश्चन मेरे जोन में है, मुझको उनको छोड़ना नहीं है। तो खुद कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऐसे क्या होगा कि तू पूरा सारा संसार तुम्हारे सामने है, कंफ्यूज हो जाओगे। राइट डाउन करो, अलग अलग सेपरेट करो, ठीक है। तो आज से ही सारे बच्चे जो भी अपने प्रिपरेशन में लगे हैं, नीट एग्ज़ाम तुमको देना है, CU सेट तुमको देना है, या कोई भी तुमको एग्जामिनेशन देना है +2 के बाद, पहचानो, नोट डाउन करो, उसके हिसाब से प्रिपरेशन शुरू करो, ठीक है। बाकी के लिए हम लोग जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। फिजिक्स में तो कोई कॉन्सेप्ट की तुमको दिक्कत ही नहीं आएगी, इतना तुमको सिखा दिया जाएगा कि एकदम कंफर्टेबल रहोगे। बट फिर भी एक खुद के लिए जस्ट सेपरेट आउट कि क्या मेरे जोन में है, क्या मेरे जोन से फिलहाल बाहर है, बाद में वक्त मिलेगा, विल डू इट, बट पहले सेपरेट आउट करो, ठीक है। चलो, तो इन बातों को ध्यान रखना और मन से पढ़ाई करो। मन लगाओगे तो चीज़ें तुम्हारे पास अपने आप आएंगी, मन नहीं लगाओगे तो फिर नेचर भी तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना। मन लगाओगे, ईमानदारी से प्रिपरेशन करोगे, नेचर विल वर्क इन योर फेवर, नहीं तो नेचर भी तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 2 बात का ध्यान रखना, मेहनत करो, मन से करो और ऑनेस्टली करो, ठीक है। चलो, अब आज के क्लास की अगर बात किया जाए तो आज की क्लास की बात मैं करूं कि आज का जो क्लास है हाईली कॉन्सेप्चुअल है, कह सकते हो। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास का हार्ट एंड सोल है। सेंटर ऑफ मास का जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, वो तुमको सिखाऊंगा मैं आज। और अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल तो हम लोग कर रहे हैं, मान लो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना कि इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। बहुत आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है
और बहुत पढ़ने में तुमको मज़ा भी आएगा और तुमको बहुत कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। और मैं तुमको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट और उसको तुमको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। ठीक है, चलो। तो टॉपिक जो मैं तुमको आज पढ़ाऊंगा, शायद हमारा पूरा क्लास इसी में निकल भी जाएगा, देखते हैं। टाइम बचेगा तो क्वेश्चन किया जाएगा, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन पहले सीखेंगे। टॉपिक करा बच्चों मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या होता है, कैसे होता है, किस वजह से होता है, ये सारी बात हम लोग करेंगे। बेसिकली बात करेंगे सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का, अगर हमको पता है उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके कैसे निकालते हैं। उसकी अब वेलोसिटी की बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पे एक्सटर्नल फोर्स का क्या फ़र्क पड़ता है, इंटरनल फोर्स का क्या फ़र्क पड़ता है, ये दोनों फोर्स होते क्या हैं, कैसे कैटेगराइज करेंगे, क्या एक्सटर्नल क्या इंटरनल, ये सारी बातें आज तुमको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल लेते हैं। ठीक है, बट उसके पहले मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये हो गया, मान लो बच्चों मेरा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इन तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में मान लो हम एक सिस्टम रखते हैं। ठीक है, हम एक सिस्टम रखते हैं जो कई पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, जिसको हमेशा हम किस नाम से पुकारते हैं बच्चों, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये एक हमारा एक सिस्टम है जो कि ढेर सारे पार्टिकल का कलेक्शन है। ठीक है, और वो पार्टिकल्स इस पूरे सिस्टम में अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग मास, अलग अलग जगह सारे पार्टिकल फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मान लो मैंने कहा कि बॉडी है, सॉरी ये पार्टिकल है, सपोज दैट इसका मास है बच्चों m1, ये दूसरा पार्टिकल है, इसका मास मान लो m2, ये तीसरा पार्टिकल मास मान लो m3, और ये nth पार्टिकल मास मान लो mn। टोटल हमने मान लिया बच्चों कि इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अलग अलग मास के हैं, m1 m2 m3 अलग अलग मास हैं, अलग अलग पोजीशन है, n पार्टिकल्स टोटल है। ठीक है, और ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओरिजिन है। मैं तुमको कल भी कहता था, कल कितने क्वेश्चन किए हम लोग, बार बार क्या कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना हो, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना हो, बट उसके पहले हमको एक ओरिजिन चुनना होता है कि भाई किसके रिस्पेक्ट में पता करना चाहते हो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ मास किस पार्टिकल का कहाँ पर होगा, ये किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तुम जानना चाहते हो, ये पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ओरिजिन में उस पॉइंट को कह देते हो, उसके हिसाब से काम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चुन लिया। ठीक है, और ये है उसका ओरिजिन। हम इसी ओरिजिन से पता करना चाहते हैं कि इसका जो सिस्टम है, n पार्टिकल्स से बना हुआ जो सिस्टम है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उस सेंटर ऑफ मास का इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल्स मान लो हैं और इनका सेंटर ऑफ मास भी कहीं ना कहीं तो हो गई। तो चलो मैंने मान लिया ये पॉइंट है इन सारे पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर मैं इस पूरे सिस्टम के मास को रख सकता हूँ और उसको पॉइंट मास में तब्दील कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। और ये सारे पार्टिकल्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इनको कलेक्ट करके एक पॉइंट पर रखना होगा, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, वही ये पॉइंट है। ये पॉइंट पे इसके पूरे मास को रख दो, फिर इस पूरे बॉडी का कोई काम नहीं है, ख़त्म। बस पॉइंट तुमको मिल गया, जो करना होगा अब इसके साथ हम लोग करेंगे। तो अब ये बताओ जरा, इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, अगर मैं वो पता करना चाहूँ पोजीशन वेक्टर, तो इस पोजीशन वेक्टर को बोल दिया बच्चों मैंने RCM। RCM मतलब पोजीशन वेक्टर का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये RCM मुझको पता करना है, पोजीशन वेक्टर को या कोऑर्डिनेट को बातें की। अगर तुमको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो जाहिर सी बात तुमको पोजीशन वेक्टर भी मिल जाएगा। RCM विल बी व्हाट, RCM विल बी XI कैप प्लस YJ कैप प्लस
जेड के कैप। तो जो मैं पोजीशन वेक्टर निकालूंगा उसमें सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट ऑलरेडी होगा। तो ऐसा मत समझना कि सर अब तो कल एक्स वाई जेड निकाल लेते, अब ये आर क्यों निकाल रहे हैं। तो एक्स वाई जेड ही निकालोगे तब तो तुमको आर मिलेगा, ठीक है। तो जो हम सेंटर ऑफ मास का एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे फॉर्मूले से, उन कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से ही हम इस पोजीशन वेक्टर को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मुझको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM पता करना है या XYZ कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला वही होगा जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे। जैसे अगर मुझको निकालना है बच्चों RCM मतलब सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, तो क्या उसका फॉर्मूला होगा? पहला पार्टिकल का मास इंटू R1 मतलब पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। अब R1 क्या होगा? जैसे तुमने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाला है बच्चों, जरा बताओ जो पॉइंट मास M1 है, पॉइंट जो M1 है, इसका भी तो कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर R1 होगा, वही R1 है ये। अब इस R1 में घबराना मत, अब इस R1 में X Y Z तीनों आ गए। तो X Y Z मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो हम लोग फॉर्मूला X Y Z का पढ़े थे ना, एक्स वाई जेड अलग अलग निकाल रहे थे, उस एक्स वाई जेड को इकट्ठे में आर बोल दिया। अब उस आर में एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया, लाइक दैट, ठीक है। तो एक्स वाई जेड को अलग अलग न लिख करके वेक्टर फॉर्म में आर लिख करके बोल दे रहे हैं, उसी में सब कुछ आ जाएगा। मतलब कहने का ये समझा रहा हूँ, किसी बच्चे को अगर कन्फ्यूज़न होगी सर आर कहाँ से आ गया, आर क्या है, अभी तो कल आप एक्स वाई जेड की बात कर रहे थे, ये आर कहाँ से बीच में ला दिया, तो आर एक्स वाई जेड ही है। वेक्टर फॉर्म में मुझको लिखना था, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सिमिलरली प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस M2 R2 प्लस M3 R3। अब M2 R2 M3 R3 क्या है? R2 का मतलब जो दूसरा पॉइंट तुम देख रहे हो, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया तुम्हारा R2 कैप। सिमिलरली जो M3 है उसका पोजीशन वेक्टर भी कुछ ना कुछ होगा। Let us suppose that position vector of particle M3 is R3। तो अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग पोजीशन वेक्टर हैं। ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे बेटा? ऐसे करते करते तक हम जाएंगे सर प्लस MN RN डिवाइडेड बाई क्या होगा, सम ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, जो हम लोग पढ़े हैं। करते करते कहाँ तक चले गए? MN, ठीक है। तो जो हम लोग XCM का फॉर्मूला पढ़े थे ना, M1X1 प्लस M2X2 प्लस M3X3, Y का पढ़ते थे M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3, Z का पढ़ते थे M1Z1 प्लस, तो वो XYZ को एक ही में कंबाइन कर दिया गया। ये जो R है इसमें XI कैप प्लस YJ कैप प्लस Z के कैप तीनों हैं। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आराम से XYZ सब आ जाएगा। तो XYZ को अलग अलग लिखने से अच्छा है कि मैं सबको वेक्टर फॉर्म में कर दूं और पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखता चलूँ। क्लियर है बात? समझ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना है एक्स और आर में कि सर आर कहाँ से आ गया, XYZ कहाँ चला गया? ठीक है, चलो कोई कन्फ्यूज़न होगा तो बताना। तो इस तरह हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास का मुझको पोजीशन वेक्टर चाहिए। अब पोजीशन वेक्टर क्यों चाहिए? क्योंकि हमको निकालना है उसकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए पोजीशन चाहिए। क्या पड़ेगा फॉर्मूला रेस्ट और मोशन का? ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है कि मोशन में, कैसे पता करोगे बताओ? अगर मैं तुमसे पूछूं इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है कि मोशन में है, पता कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, अगर इसका पोजीशन जो आप दिखा रहे हैं RCM पोजीशन वेक्टर, ये RCM अगर ये टाइम के साथ कांस्टेंट है तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, पोजीशन नहीं चेंज कर रही है। और अगर ये पोजीशन वेक्टर चेंज करेगा तब हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास इज इन मोशन, क्योंकि इसका जो पोजीशन वेक्टर जो R है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। और उसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा तुमको वेलोसिटी। तो हमें अगर वेलोसिटी चाहिए तो बताओ हमको सबसे पहले पोजीशन पता करना होगा कि नहीं? हमको पता करना है सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है कि रेस्ट में है, तो सबसे पहले पोजीशन तो चेक करो उसकी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन घट रहा है कि बढ़ा है या कांस्टेंट है। तो पोजीशन वेक्टर अगर तुमको पता होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी, तभी पता चल पाएगा कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है। अगर टाइम के साथ ये RCM
नहीं बदल रहा है तो कहोगे सर सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, नहीं चेंज कर रहा है। और अगर चेंज कर रहा है, और अगर चेंज कर रहा है RCM टाइम के साथ, पोजीशन इज चेंजिंग, इट मीन्स कि सेंटर ऑफ मास इज नॉट एट रेस्ट। और फिर तुमको उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि मोशन में है, और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पोजीशन को तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन। अगर चेंज किया तो डिफरेंशिएट करने पर क्या मिल गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी मिल गया तो डिफरेंशिएट करने पर क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पता करना हो, वेलोसिटी पता करना हो, पोजीशन पता हो, सब कुछ तुम्हारा काम यहीं से शुरू होगा कि उसकी पोजीशन वेक्टर के साथ क्या हो रहा है। तो सबसे मैंने ये पता कर लिया कि जो सेंटर ऑफ मास है इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है। इसकी पोजीशन वेक्टर मुझको पता चल जाए तो उसके हिसाब से सब कुछ हमको पता चल जाएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। भाई मोशन और सेंटर ऑफ मास की बात है, वेलोसिटी पता करना है, एक्सेलरेशन पता करना है, मगर शुरुआत कहाँ से करोगे? पोजीशन से करोगे ना। तो पोजीशन वेक्टर मैंने निकाल लिया। और मान लो कि मोशन सेंटर ऑफ मास में हो रहा है, सेंटर ऑफ मास इज नॉट एट रेस्ट, इसमें मोशन हो रहा है। ये RCM जो देख रहे हो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये तुम्हारा ओरिजिन है जिसके रिस्पेक्ट में तुम पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हो। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर चेंज कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास मोशन में है। और अगर चेंज कर रहा होगा तो फिर तुमको उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलो फाइंड करते हैं वेलोसिटी। अच्छा, इसको मैं अगर तुमको एक स्टेप और लिख करके छोटा करना चाहूँ तो RCM कैसे बोल सकते हैं हम लोग? M1R1 प्लस M2R2 प्लस MnRn, n पार्टिकल तक है। अच्छा, मैं सारे पार्टिकल के मास को ऐड करके इकट्ठे टोटल मास बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब ये बताओ मुझको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा? सर जाहिर सी बात है, डिफ्रेंशिएट करेंगे पोजीशन वेक्टर को। v इज इक्वल टू dr/dt, वी ऑल नो दैट। तो इसको डिफ्रेंशिएट जब मैं करूँगा, बच्चों ध्यान रखना, इसमें 1 2 3 टोटल n टर्म्स आएंगे। एक एक टर्म में सबका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब जैसे फर्स्ट टर्म को पकड़ लिया तो फर्स्ट टर्म में देखो बेटा M1 कांस्टेंट है, मास तो पार्टिकल कांस्टेंट है, और अंदर क्या बच जाएगा तुम्हारा? डिफरेंशिएशन ऑफ R1 तुमको बोलना होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो M2 मास तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। सर क्लियर है? ऐसे करते 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 आगे बढ़ोगे तो Mn लास्ट वाले पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? Rn हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn। कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एन टर्म्स हैं 1 2 3 4, एक एक को डिफरेंशिएट करेंगे। तो M1 कांस्टेंट है, R1 का डिफरेंशिएशन। R1 क्या था? पहले पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब इसको डिफरेंशिएट करने गए तो M2 कांस्टेंट था, R2 का डिफरेंशिएशन की। R2 क्या था? R2 दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है सर। ऐसे करते करते लास्ट पार्टिकल तक पहुंच गए। Mn कांस्टेंट हो गया, Rn का डिफरेंशिएशन कर दिया, और Rn क्या था? nth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। यहाँ तक क्लियर है? चलो फाइन। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊँ और मुझको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर पता करना हुआ, अब ये बताओ, M1 तो मास हो गया, कांस्टेंट हो गया। R1 क्या था? सर R1 तो पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। किसकी वेलोसिटी? भाई जिसका पोजीशन वेक्टर है उसकी वेलोसिटी। तो जब तुम ये dr/dt निकालोगे, dr1/dt, तो तुम पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर में चेंज देख रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पोजीशन वेक्टर में तुम चेंज देख रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब ये क्या है भैया? ये पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ टाइम।
पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। तो ये जो dt ऑफ r1 है ये कुछ नहीं है बल्कि ये है बेटा v1, m1 v1 पहले पार्टिकल की वेलोसिटी। सिमिलरली प्लस m2 कांस्टेंट है, dt ऑफ r2 क्या था, ध्यान से फिक्र करते हो, घबराओ नहीं, एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलो, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, बैठा किसी को पढ़ा दोगे। r2 क्या है, r2 दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। अब r2 को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या मिलेगा सर, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा m2 v2 प्लस ऐसे करते करते बच्चों निकल जाओगे nth पार्टिकल के पास, और जब nth पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे तो nth पार्टिकल की तुमको वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn जितने पार्टिकल्स हैं उन सभी के मास का सम। तो बच्चों इस फॉर्मूले से हमको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल गई कि अगर हमको किसी सिस्टम में 10 पार्टिकल हैं, ध्यान से बात सुनना, किसी सिस्टम में 10 पार्टिकल हैं और हमको 10 पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी, लास्ट पार्टिकल की वेलोसिटी। तो किसी सिस्टम में ढेर सारे पार्टिकल्स हैं और सारे पार्टिकल्स की तुमको वेलोसिटी पता है, ऑफ कोर्स मास ही पता होगा, तो हम पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई सम ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल्स। क्लियर है? बट एक बात का ध्यान रखना, ये वेक्टर सम है, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वो वेक्टर फॉर्म में है। अगर v1 v2 वेक्टर फॉर्म में दिया है तो ऐसा वेक्टर फॉर्म में यूज़ करना होगा, और अगर v1 v2 v3 के डायरेक्शंस दिए हुए हैं, कोई नॉर्थ, कोई साउथ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, तो भैया डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करेंगे, वेक्टरली ऐड करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। घबराना मत कि सर फॉर्मूला लिखवाया था m1 v1 प्लस m2, बट m1 v1 पर वेक्टर भी था, इस बात को भूलना नहीं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से लोग बच्चों क्या निकाल सकते हैं, जो सेंटर ऑफ मास है हम इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं कि भैया जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। हाँ, प्रोवाइडेड तुमको सारे पार्टिकल के वेलोसिटी पता होना चाहिए, चाहे 10 पार्टिकल चाहे 100 पार्टिकल हो, ठीक है। तो अब ये वेलोसिटी आ गया, अब हमको इसका निकालना होगा एक्सेलरेशन, बट उसके तुमको मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो इसे जल्दी कॉपी कर लो, ठीक है, डायग्राम वगैरह बना कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तुमको 5-10 सेकंड का समय देता हूँ, फिर मैं कुछ मिटाऊंगा इसमें, फिर से हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी कर लो फटाफट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर देना कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं है, ठीक है। बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से धीमे धीमे बढ़ना है, जल्दी कर लो। उम्मीद करता हूँ इतना देर में स्क्रीनशॉट तुम सब ले ही लिए होगे ना। चलो, तो इस तरीके से, अच्छा जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा आज का जो टॉपिक है हाईली कॉन्सेप्चुअल है, तो नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे और उसको समझोगे आज जो तुमको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, अब ये बताओ, सेंटर ऑफ मास की मुझको वेलोसिटी मिल गई, पोजीशन वेक्टर भी मिल गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा फॉर्मूला मैं एक बार और लिखता हूँ क्योंकि उसी फॉर्मूले को मुझको आगे बढ़ाना है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिला हमको अभी सर, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, ऐसे करते 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 कहाँ जाना है सर, mn vn तक आपको जाना है, और डिवाइड बाई क्या करना है सर, डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि पार्टिकल्स के मास का सम, ठीक है। क्लियर है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें सेंटर ऑफ मास का, मान लो बच्चों एक्सेलरेशन फाइंड का, हमें सब कुछ फाइंड, भाई मोशन लिखा है, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं,
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पोजीशन, हर एक चीज़ पता करेंगे सेंटर ऑफ मास का। अब बारी आती है एक्सेलरेशन की। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, वी ऑल नो दैट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो अगर तुमको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के एस्पेक्ट में, मिल जाएगा तुमको एक्सेलरेशन। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, अब डिफरेंशिएट मैं इस पूरे को करने जा रहा हूँ। अगेन वही कहूँगा, इसमें 1 2 3 करते करते टोटल n टर्म्स हैं। n टर्म्स है, एक एक को एक एक करके वन बाय वन डिफरेंशिएट करते हैं। पहले इसको पकड़ता हूँ मैं। तो मैंने m1 को पकड़ लिया और इसका कर दिया डिफरेंशिएशन ऑफ v1 प्लस, सिमिलरली मैं इसको पकड़ा तो ये m2 हो गया। और क्या हो गया बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ v2। ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ा और लास्ट पार्टिकल के पास पहुंच गया और उसके वेलोसिटी को भी मैं डिफरेंशिएट कर दिया vn एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 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 mn। ठीक है, तो ये मिल गया बच्चों मुझको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। देखते हैं ये क्या आगे आता है। m1 तो कांस्टेंट है। अब ये बातें तो खैर आसान सी बात है। v1 पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है। अब पहले पार्टिकल की वेलोसिटी को तुम टाइम के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे सर एक्सेलरेशन मिलेगा। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है तो पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिलेगा। तो dt ऑफ v1 को जरा बताओ बेटा, मैं a1 बोल सकता हूँ। a1 मतलब पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन। सिमिलरली m2 इज कांस्टेंट। जब दूसरे पार्टिकल के वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी तुमको, एक्सेलरेशन तुमको मिल जाएगा। सिमिलरली आगे बढ़ते जाओगे और mn कांस्टेंट है, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, an मिलेगा, nth पार्टिकल का एक्सीलरेशन। ठीक है, और डिवाइडेड बाय सारे पार्टिकल का मास का सम। तो अब ये फॉर्मूले से मिल गया हमको बच्चों, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, अब जरा मुझको ये बताओ, अच्छा एक बात और, यहाँ देखना ये भी सब ये सारे के सारे वेक्टर फॉर्म में चल रहे हैं। एक्सेलरेशन भी निकालोगे सेंटर ऑफ मास का तो पहले पार्टिकल का मास दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन प्लस दूसरे पार्टिकल का मास, अच्छा पहले पार्टिकल का मास पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन प्लस दूसरे पार्टिकल का मास दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ऐसे करते करते लास्ट पार्टिकल तक पहुँचोगे, बट वेक्टरली ऐड करते हुए हर एक पार्टिकल का a1 a2 a3 an किधर है, डायरेक्शन किधर है, उसको देखते हुए ऐड करेंगे। आई रिपीट सेवरल टाइम्स कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो चाहे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो, डायरेक्शन पर बहुत ध्यान से फोकस करना, वरना आते हुए क्वेश्चन गलत करके आओगे। मैं तुमको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कहाँ गलती होती है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा मैं ज़्यादा इम्फेसिस कर रहा हूँ कि डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करेंगे। अच्छा, अब इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो m1 मास है, a1 एक्सेलरेशन है, पहले पार्टिकल का मास पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन तो फोर्स हो गया ना। तो क्या m1 a1 को हम ये बोल सकते हैं पहले पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, यहाँ एक मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, समझ जाना कि ये इसके आगे वाला सीक्वेंस है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले को आगे बढ़ाऊँ तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ बच्चों, m1 a1 को मैं f1 बोल सकता हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, m2 a2 दूसरे पार्टिकल का मास दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन, तो इसको मैं f2 बोल सकता हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल। ऐसे करते करते अब ये बताओ, m1 an आखिरी पार्टिकल का मास आखिरी पार्टिकल का एक्सेलरेशन, इसको बोल सकता हूँ मैं fn, लास्ट पार्टिकल का लगने वाला फोर्स, एंड डिवाइडेड बाय ये टोटल मास मैं कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सारे पार्टिकल का मास मतलब टोटल मास हो गया। तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f1 ये सब क्या है, ये सब जितने पार्टिकल्स हैं सिस्टम में, जिन पार्टिकल्स से मिलकर सिस्टम बना हुआ है, उन हर एक पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा होगा वो f1 प्लस f2 प्लस सबका मैंने सम कर दिया। ठीक है, जो आ रहा है सब कुछ मैं सामने है। जब इन सारे फोर्स को बच्चों में ऐड करूंगा तो ACM इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा F टोटल,
एफ टी मतलब समझना बच्चों, एफ टोटल है बाई एम, ठीक है। एफ टी, टी स्टैंड्स फॉर टोटल, जितने पार्टिकल्स हैं सारे पार्टिकल के फोर्स को मैंने ऐड कर दिया, सिस्टम में जितने पार्टिकल थे 10 20 50 जो थे सबको ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है सिस्टम पर जो टोटल फोर्स लग रहा होगा वो मुझको मिल जाएगा। भाई सिस्टम क्या है? सिस्टम पार्टिकल से तो बना है ना, तो पार्टिकल के फोर्स को ऐड कर दिया, सिस्टम पर लगने वाला पूरा फोर्स मिल गया, एफ टी लिख दिया मैंने, टी स्टैंड्स फॉर टोटल। अब यहाँ से बात एक्चुअल में शुरू होती है। अब जो बच्चों यहाँ जो एफ टी होता है, अब बात शुरू हुई, एक्चुअल बात जो तुमको पढ़नी है। इस टोटल में दो फोर्स होते हैं, एक होता है एफ एक्सटर्नल और दूसरा होता है एफ इंटरनल डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। अब यहाँ से आएगा ट्विस्ट और असल में कहानी यहाँ से शुरू होगी। तो पिक्चर जैसे देखते हो, एक क्या होता है ना, एक सस्पेंस पे आकर के इंटरवल होता है, ताकि इंटरवल के बाद लोग जुड़े रहें, भाग ना जाए। तो ये हमारा इंटरवल है, ठीक है। 1 मिनट का इंटरवल तुम्हारा होगा, जाना नहीं है, मैं सब कुछ कहीं जाऊँगा नहीं, 1 मिनट का इंटरवल है। उसके बाद बताता हूँ कि ये जो है एफ एक्सटर्नल एफ इंटरनल, ये इस पिक्चर को किस दिशा में अब ले करके जाएंगे। उस 1 मिनट में तुमको इसे कॉपी करना है, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट है वो ले लो, पानी वानी पीना, पी करके वापस आ जाओ। फिर इसकी कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ कि एक्चुअल में अब ये हमारा जो आज का फिल्म है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी जो करना है कर लो फटाक से। ओके, तो अब सबने अच्छे से कॉपी कर लिए होंगे, पानी वानी पीना होगा, पी लियोगे अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब यहाँ से कहानी किस मोड़ पे जाती है, क्योंकि अब तक जो लोग पढ़े थे वो ठीक है, बेसिक्स था कि भाई सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। मगर जो एक्चुअल में तुमको सिखाना चाहता हूँ, जिससे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बहुत तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, वो अब देखो क्या बात होती है। जब मैं F टोटल करता हूँ कि सिस्टम पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा, तो उसमें 2 फोर्स की हम लोग बात हमेशा करते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। ये दोनों फोर्स की पहचान करना बहुत आसान है अगर तुम सही तरीके से करते हो तो, वरना फोर्स एक्सटर्नल है कि इंटरनल है ये नहीं पहचान पाओगे और क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो जो बताऊँगा सिखाऊँगा वो ध्यान से सीखना, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा तुमको केयरफुल रहना होगा, ठीक है। सुनो, ये मेरा एक सिस्टम है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। कितने पार्टिकल है? चलो 100 पार्टिकल इसमें है, M1 M2 M3 ऐसे करते करते टोटल 100 पार्टिकल मैंने से मान लिया कि 100 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इन पार्टिकल्स के बीच में आपस में फोर्स लगता है, जैसे फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल के बीच फोर्स लग रहा होगा, पहला दूसरे पर, दूसरा पहले। सेकंड पार्टिकल और थर्ड पार्टिकल के बीच भी कुछ फोर्स लग रहा होगा। फर्स्ट पार्टिकल और थर्ड पार्टिकल के बीच भी इंट्रैक्शन कुछ ना कुछ होगा। 100वें पार्टिकल पहले पार्टिकल के बीच भी कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होगा। चौथे पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच भी होगा, दूसरे पार्टिकल 100 पार्टिकल, मतलब ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होंगे। और मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम में जितने पार्टिकल्स होंगे, चाहे पहला पार्टिकल हो, चाहे दूसरा पार्टिकल हो, चाहे कोई भी पार्टिकल हो, ये सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करेंगे। मान लो अगर 100 पार्टिकल हैं तो बहुत ढेर सारे फोर्स लगेंगे, पहला दूसरे पर, दूसरा पहले पर, फर्स्ट तीसरे पर, तीसरा पहले पर, पहला चौथे पर, चौथा पहले पर, जो दूसरा चौथे पर, चौथा दूसरे पर, पाँचवा तीसरे पर, तीसरा पाँचवें पर, 100वां फर्स्ट पर, 100 वाला 2 पर, 2 वाला 100 पर। ये सारे के सारे फोर्स आपस को, मतलब कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल को छोड़ेगा नहीं। सिंपल सी भाषा में तुमको बताऊं तो अगर 100 पार्टिकल हैं, अगर 100 पार्टिकल हैं तो ये एक पार्टिकल जो पहला वाला है 99 पार्टिकल्स में से किसी भी पार्टिकल को छोड़ेगा नहीं, सबके साथ इंट्रैक्शन करेगा। क्लियर बात समझ रहे हो? तो ये जो पार्टिकल M1 होगा, इसका बाकी 99 पार्टिकल, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ कि मान लो 100 पार्टिकल से बना सिस्टम है, तो एक पार्टिकल को अलग कर लिए तो बाकी कितने लोग बच गए? 99।
अब एक पार्टिकल का 99 लोगों से इंटरेक्शन होगा, वो उन लोगों पर फोर्स लगाएगा और वो लोग भी इस पर फोर्स लगाएंगे जो फर्स्ट वाला है। ऐसे ही सेकंड पार्टिकल के साथ होगा, वो भी 99 लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा। ऐसे ही थर्ड पार्टिकल के साथ होगा, वो भी 99 लोगों से इंटरेक्शन करेगा। तो इस सिस्टम के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं, 100 हो या 1000 हो या लाख पार्टिकल हो, हर पार्टिकल एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करेगा, फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, वॉटेवर जो भी हो, इंटरेक्शन मतलब दोनों फोर्स आ गए। तो ये जितने भी फोर्स होंगे सिस्टम के अंदर बात हो रही है, ये 100 के 100 पार्टिकल्स में से कोई बाहरी पार्टिकल नहीं है। हर एक पार्टिकल का सिस्टम में कंट्रीब्यूशन है, हर एक पार्टिकल का अपना कंट्रीब्यूशन जुड़ा है, तब जाके टोटल सिस्टम बना है। तो एवरी पार्टिकल इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम, चाहे वो 100th पार्टिकल हो, चाहे वो पहला पार्टिकल हो, चाहे दूसरा हो, चाहे 7वां हो, चाहे 9वां हो, सब मिल करके पार्टिकल मिल के सिस्टम बनाए हैं। तो ये जो फोर्सेस तुम देख रहे हो बच्चों, पार्टिकल के बीच जो लग रहा है, ढेर सारा फोर्स लग रहा होगा सिस्टम के अंदर, पार्टिकल के बीच, ये सारे फोर्स का जो टोटल सम आएगा, उसी फोर्स को हम किस नाम से पुकारते हैं? एफ इंटरनल। बात को समझो, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, मगर समझो, किसी सिस्टम के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं, उन सारे पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लग रहा होगा, सिस्टम के अंदर पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा होगा, वो इंटरनल, ठीक है। जो पार्टिकल सिस्टम का हिस्सा है, आई रिपीट, शब्दों को ध्यान से बात सुना, सब शब्दों का खेल है, फिजिक्स सिर्फ शब्दों का खेल है। मैं अभी तुमको प्रूफ करके दिखाऊंगा। जो पार्टिकल सिस्टम का हिस्सा है, उनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा, वो सारे के सारे फोर्स किस में काउंट होते हैं? इंटरनल। और अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पे एक कोई दूसरा फोर्स लग रहा है बाहर से का मतलब जिसमें इस 100 पार्टिकल्स में से किसी का भी कोई रोल नहीं है, बाहर का कोई पार्टिकल है जो इस पर सिस्टम पर फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स में इस सारे 100 के 100 पार्टिकल्स में से किसी भी पार्टिकल कोई हाथ नहीं है, बाहर से कहीं फोर्स लग रहा है जिसमें सिस्टम के पार्टिकल का कोई भी लेना देना नहीं होता है। वो फोर्स तुम्हारा क्या कहलाता है बच्चों? एफ एक्सटर्नल। तो सिस्टम पर जो बाहर से का मतलब क्या? जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये पार्टिकल सिस्टम के हिस्से हैं, ये फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमको एक बात और तुमको समझानी है। एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स समझने के पहले तुमको समझना होगा कि सिस्टम क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको मैं समझाता हूँ, हमारा एक सोलर सिस्टम है, वो ध्यान से बस समझना, वी हैव अ सोलर सिस्टम, फैंटास्टिक सोलर सिस्टम, ठीक है। सन है, उसके चारों तरफ घूमने वाले प्लैनेट्स, एंड वी यूज अवर सोलर सिस्टम, याद है सिस्टम, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में ये बेचारा हो गया हमारा सन, ठीक है, और इसके चारों तरफ घूमने वाले अच्छे अच्छे प्लैनेट्स, ठीक है। एग्जैक्ट मैं डिस्टेंस नहीं बना रहा हूँ, बस बना दे रहा हूँ 6-7 प्लैनेट जो भी हैं। ये मरकरी, ठीक है, ये वेनस, ये अर्थ, ठीक है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सब ढेर सारे हैं, ठीक है। सब इस सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, ढेर सारे प्लैनेट्स हैं। और मैंने क्या सोलर सिस्टम, मैं इस पूरे सिस्टम को एक साथ मान लिया, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम में कौन कौन है? सन है और बाकी प्लैनेट्स हैं। तो अब ये बताओ, ये जो भी फोर्स लगा, ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अर्थ और सन के बीच फोर्स लगा, अर्थ और सन के बीच फोर्स लग रहा है, हम सब जानते हैं फोर्स लग रहा है। अब ये अर्थ और सन के बीच जो फोर्स लग रहा है, अब तुमसे पूछूं कि सर इंटरनल है कि एक्सटर्नल फोर्स होगा ये, तुम सीधा जवाब बोलोगे सर ठहरिए, रुकिए, आपने क्या बोला है? सोलर सिस्टम, यानी कि अर्थ भी सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, और सन भी सिस्टम का हिस्सा है, इन सब को मिला के बनाया सोलर सिस्टम। तो जब मैं इस पूरे ग्रहों को और अर्थ सन को मिला करके एक सिस्टम मान लिया, तो जो अर्थ और सन के बीच फोर्स है वो तो सिस्टम के अंदर की बात हो गई,
क्योंकि अर्थ भी सिस्टम का हिस्सा है, सन भी सिस्टम का हिस्सा है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा सन और अर्थ के बीच, वो फोर्स कैसा होगा? इंटरनल। क्योंकि तुम इस पूरे सिस्टम को एक मान लिए हो, इस पूरे ग्रह को, इस पूरे सन को एक सिस्टम तुमने मान लिया है। अब मैं तुमसे बोलूँ कि हम इस सोलर सिस्टम की बात नहीं करते हैं, हमारा सिस्टम केवल अर्थ है। हम पूरे सोलर सिस्टम की बात नहीं करेंगे, हमको लॉज ऑफ मोशन केवल अर्थ पे लगाना है। अर्थ मेरा सिस्टम है, ठीक है? तो सिर्फ अर्थ मेरा एक सिस्टम है, यानी कि सन को तुमने बाहर कर दिया, सन तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो उस कंडीशन में जब तुम सन और अर्थ के बीच का फोर्स कैलकुलेट करोगे तो उसको किस नाम से पुकारोगे? एक्सटर्नल। तो बात को ध्यान से समझो, ये फिक्स नहीं होता है बच्चों कि सर कौन कौन से फोर्स एक्सटर्नल है, जरा नाम लिख करके बता दीजिए। सर कौन कौन से फोर्स इंटरनल है, जरा नाम लिख कर। ऐसा नहीं होता। इट डिपेंड्स व्हाट यू चूज, व्हाट यू वांट टू टेक। इफ यू टेक द होल सोलर सिस्टम एज अ वन सिस्टम, तो जो फोर्स लगेगा अर्थ और सन के बीच, सन और जुपिटर के बीच, सन और मार्स के बीच, सब के सब फोर्स कैसे बच्चों? इंटरनल फोर्स होंगे। क्योंकि तुम्हारे सिस्टम में तुम्हारे ये सारे के सारे तुमने मान लिया है ना। लेकिन मैं कहूँ नहीं, मैं मार्स को अकेला एक बॉडी देख रहा हूँ, मैं अकेला, मार्स मेरा एक सिस्टम है, दैट्स इट। अब मार्स को तुमने अकेला सिस्टम मान लिया है, सोलर सिस्टम, तुम इसको पूरे को सिस्टम नहीं मान रहे हो, तुम मार्स पर अकेले लॉज ऑफ मोशन लगाना चाहते हो, तो वही सन का मार्स पर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। तो कहने की बात यह है कि एक्सटर्नल इंटरनल डिपेंड्स ऑन दैट व्हाट इज योर सिस्टम। अगर मैं कहूँ कि इसमें सिस्टम में 99 पार्टिकल्स हैं, 100वें पार्टिकल को मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं मानता, मैं एक सिस्टम बनाऊंगा जिसमें 99 पार्टिकल्स होंगे, 100 पार्टिकल को बाहर कर, तो फिर वो 100 पार्टिकल जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स कैसा हो जाएगा? एक्सटर्नल। तो तुम जिसको सिस्टम मानोगे उस पर डिपेंड करता है। अब तुमसे पूछूं, बहुत ध्यान से बस सुनना, तुमको एग्जांपल और देता हूं। अभी मैं तुमको एग्जांपल और देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये है अर्थ और यहाँ पर तुम खड़े हो, हम खड़े हैं, इनफैक्ट हम सब खड़े हैं, ठीक है? बस्ती में खड़े हैं अर्थ के सरफेस पे। हम सब पर अर्थ एक फोर्स लगाता है सेंटर की तरफ, जिसको हम सब लोग सिंपल भाषा में कहते हैं हमारा वेट, mg। कहते हो कि नहीं कहते हो? ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर ये mg जो फोर्स है इस बॉडी पर लगा, तुम ही खड़े हो मैं ही खड़ा हूँ, ये फोर्स एक्सटर्नल है कि इंटरनल? तुम कहो सर रुक जाइए, आपका क्वेश्चन अधूरा है। ये फोर्स एक्सटर्नल है कि इंटरनल हम तब तक नहीं कह सकते तो ये ना पता चले कि सिस्टम क्या है, लॉज ऑफ मोशन किस पर लगाना है। तो मैं तुमको कहूँ कि लॉज ऑफ मोशन केवल तुम पर लगाओगे, तुमको मैं सिस्टम मान रहा हूँ, तो अर्थ बाहर का चीज़ हो गया, अर्थ बाहरी व्यक्ति हो गया। तो अगर मैं लॉज ऑफ मोशन सिर्फ तुम पर लगाना जाऊँ, यानी कि मेरे सिस्टम, मैं तुमको सिर्फ सिस्टम मान के चल रहा हूँ, तो अर्थ एक बाहरी व्यक्ति हो गया जो मेरे सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है। तो वो फोर्स जो mg देख रहे हो जो अर्थ लगाएगा तुम पर, वो फोर्स कैसा हो गया? एक्सटर्नल। लेकिन मैं कहूँ कि मेरे सिस्टम में तुम और अर्थ दोनों हैं, तुम और अर्थ को मिला करके मैंने सिस्टम एक मान लिया है, तो अब जो अर्थ तुम पर फोर्स लगाएगा वो कैसा फोर्स होगा? इंटरनल। कुछ बात समझ में आ रही है कि इंटरनल एक्सटर्नल कोई फिक्स नहीं होता, इट ओनली डिपेंड्स कि तुम सिस्टम किसको मान रहे हो। अगर किसी वेसल में गैस भरा हुआ है, अगर किसी वेसल में गैस भरा हुआ है और डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, और पूरे सिस्टम को मैंने एक अकेला सिस्टम, और ये पूरे गैस को मैंने एक सिस्टम मान लिया, ठीक है? पूरे गैस को एक सिस्टम मैंने मान लिया कि हाँ भाई पूरा जो वेसल है, कंटेनर मेरा एक सिस्टम है। तो अब जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स लग रहा होगा, गैस के पार्टिकल के बीच, पहला दूसरे पर, दूसरा चौथे पर, चौथा पांचवें पर, ये सब फोर्स कैसा होगा? इंटरनल। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, मुझको पूरे गैस से मतलब नहीं है, मुझको पूरे गैस से इस एक्स मॉलिक्यूल से मतलब है, सिर्फ एक्स मॉलिक्यूल को मैं जानता हूँ, इसी के वेलोसिटी को, एक्सेशन को, सबको मैं चेक करूँगा। अब इस एक्स मॉलिक्यूल पर जितने फोर्स लगेंगे सबके सब फोर्स कैसे हो जाएंगे? एक्सटर्नल। तो तुम जिसको सिस्टम मानोगे उसके हिसाब से डिपेंड करता है क्या एक्सटर्नल क्या इंटरनल।
तो अगर तुम सुबह पूछे, तुम सरफेस पे खड़े हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, तुमको रुक जाओ भाई, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है, ऐसे वाहियात क्वेश्चन नहीं बनते, बात को समझो। अगर मैं एक अकेला सिस्टम हूं, अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूं और तुम सिर्फ मुझ पर फोर्स लगा रहे हो, तुम सिर्फ मुझको देखकर, तुम्हारे लिए मुझको लॉस ऑफ मोशन सिर्फ मुझ पे लगाना है, सिर्फ मुझ पे लगाना है, मैं ही तुम्हारा सिस्टम हूँ, तो अर्थ का जो फोर्स होगा वो एक्सटर्नल होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए अर्थ बाहरी ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे सिस्टम में नहीं है वो। अगर तुम कहो नहीं, हम आपको और अर्थ को एक बॉडी मानते हैं, आपको अर्थ को मिलाकर एक सिंगल बॉडी मान लिए, अब एक सिंगल बॉडी मान लिए, जाहिर सी बात है अर्थ का हम पर जो फोर्स लगेगा वो तो इंटरनल हो जाएगा, क्योंकि अर्थ बॉडी का हिस्सा बन गया, सिस्टम का हिस्सा बन गया। तो बिफोर यू जज, ध्यान से बात सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, बिफोर यू जज एनी फोर्स कि वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, मेक श्योर यू नो व्हाट इज द सिस्टम। किसी भी फोर्स को एक्सटर्नल इंटरनल बोलने से पहले ये बात देख लेना, समझ लेना, परख लेना कि सिस्टम मेरा क्या है। सिस्टम क्या है का मतलब हम जिस पर लॉस ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं वो क्या है। क्या हम आपको और अर्थ को एक बॉडी मान लिए हैं, तब उसके हिसाब से कहानी बदल जाएगी। क्या हम आपको अकेले एक बॉडी माने, अर्थ को छोड़ दिए, उसके हिसाब से कहानी बदल जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम दैट यू टेक विल डिसाइड विच फोर्स इज एक्सटर्नल, विच फोर्स इज इंटरनल। यू कैन नॉट कैटेगराइज ऑन कि सर ये 4 फोर्स एक्सटर्नल, ये ऐसा नहीं होता। यू हैव टू थिंक अबाउट द सिचुएशन, कंडीशन, सिस्टम। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बात को लिख लेना चाहो तो किसी भी फोर्स को एक्सटर्नल इंटरनल चेक करने से पहले, कि वो फोर्स एक्सटर्नल की इंटरनल चेक करने से पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि हम जो हमारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम में कौन कौन पार्टिकल हैं। 10 पार्टिकल है, 1 पार्टिकल, उसके हिसाब से चेक करोगे। ठीक है? क्लियर है? तो इस बात को समझना कि जब भी मैं इन दोनों फोर्स की बात करूंगा उसके पहले वी हैव टू क्लियर अबाउट व्हाट इज आवर सिस्टम। अगर सिस्टम में 100 के 100 पार्टिकल मैंने मान लिए तो इनकी भी जो फोर्स होगा सब का सब इंटरनल। लेकिन मैं कहूँ कि हमको पूरे 100 पार्टिकल से मतलब नहीं है, मैं केवल एक पार्टिकल m1 को देखूंगा, मुझको इसके ऊपर लॉज ऑफ मोशन लगाना है, सिर्फ m1 के ऊपर लॉज ऑफ मोशन लगाना है। आई रिपीट, सिर्फ m1 पर लॉज ऑफ मोशन लगाना है, पूरे बॉडी पर नहीं। तो हमारा सिस्टम सिर्फ ये m1 हो गया। अब हमारा सिस्टम सिर्फ m1 हो गया, मतलब m2 बाहरी हो गया, m3 बाहरी हो गया, m100 बाहरी हो गया। अब ये लोग जो फोर्स लगाएंगे m2 m1 पर F एक्सटर्नल, m3 m1 पर F एक्सटर्नल, m100 m1 पर F एक्सटर्नल। लेकिन अगर मैं कहूँगा नहीं, मैं सबको जोड़ दिया और ये पूरा बॉडी मेरा एक सिस्टम हो गया, m2 m1 पर F इंटरनल, m3 m1 पर F इंटरनल, m4 m1 पर F इंटरनल एंड सो ऑन। और अगर कोई इन 100 का बाहर का व्यक्ति आया तो F एक्सटर्नल। क्लियर है? अब समझ में आ गया? बिफोर यू जज विच फोर्स इज दिस, विच फोर्स इज दिस, यू हैव टू चेक कि भैया हमारा सिस्टम क्या है, हम लॉज ऑफ मोशन किस पर लगाना चाहते हैं, हम किसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम किसका एक्सेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम किसका पोजीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो डिसाइड करेगा तुम्हारा सिस्टम क्या है। उससे पता चल जाएगा तुम्हारा फोर्स क्या है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि सर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और तुम मेरा वेलोसिटी पता करना चाहते हो, सिर्फ मेरा। आई रिपीट, तुम सिर्फ मेरा वेलोसिटी पता करना चाहते हो, तुम मेरे ऊपर लॉज ऑफ मोशन लगाओगे, तुम्हारा सिस्टम मैं हो गया, मैं, सिर्फ मैं। अब मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहे होंगे, अब ऐसे अर्थ है, अर्थ को तुमने बाहर कर दिया क्योंकि तुमने सिर्फ सिस्टम मुझको माना है, तो तुमने मुझको सिस्टम मान लिया है। अब मुझ पर जो अर्थ का फोर्स हुआ वो कैसा फोर्स होगा तुम्हारे लिए, एक्सटर्नल, क्योंकि तुम्हारे सिस्टम में सिर्फ मैं हूँ, अर्थ नहीं है। इसलिए अर्थ का जो मुझ पर फोर्स होगा उसको तुम क्या मानोगे, एक्सटर्नल। लेकिन अगर तुम कहो नहीं,
हम आपको और अर्थ को एक बॉडी मानेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, एक सिस्टम मान लिया, आपको भी अर्थ को भी। तो तुम्हारे लिए यही फोर्स क्या हो जाएगा, इंटरनल, क्योंकि ये फोर्स तुम्हारे सिस्टम में जो दो लोग हैं उनके बीच लग रहा है। तुमने खुद दो बॉडी को एक सिस्टम माना है, तो उनके बीच के फोर्स को तुम एक्सटर्नल नहीं मान सकते। अब क्लियर हो रहा है? तो यू हैव टू डिसाइड, तुमको डिसाइड करना होता है, तुम डिसाइड करते हो कि कौन सा फोर्स एक्सटर्नल, कौन सा फोर्स इंटरनल। एक ही फोर्स है mg, एक ही फोर्स mg है, ये इंटरनल भी हो सकता है, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ओनली यू। सिर्फ तुमको डिसाइड करना होगा कि सर ये एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल, तुम डिसाइड करोगे भैया। यू विल ओनली डिसाइड कि mg इज एक्सटर्नल और इंटरनल, और कोई डिसाइड नहीं करेगा। डिसाइड कैसे करोगे, सिस्टम मान के, सिस्टम मान लो, उसके हिसाब से पता चल जाएगा mg एक्सटर्नल कि इंटरनल है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि मैं तुमको क्या डिलीवर करना चाहता हूँ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और अब तुम्हें एक कहानी और सुनाता हूँ। तो अब किसी बच्चे को ये कोई दिक्कत नहीं होगी कि किसी क्वेश्चन में अगर कोई सिस्टम है तो उस पर इंटरनल फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, ये चेक करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत कोई 19-20 कन्फ्यूजन है, घबराओ मत, लेट द क्वेश्चन कम्स। क्वेश्चन आएंगे, सबका सब पानी की तरह साफ कर देंगे। अभी फिलहाल अगर तुम 90% बात भी समझ रहे हो तो मतलब तुम बहुत आगे जा चुके हो। ठीक, इस बात को समझना। तो ये तो हो गया इन दोनों के बीच में फ़र्क। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और, जरा इन जो मैंने सिस्टम में 100 पार्टिकल माने थे, अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा सिस्टम क्या था? सर हमारे सिस्टम में 100 पार्टिकल थे। ठीक है, तो इनके बीच का जो फोर्स, सारा का सारा फोर्स कैसा है, इंटरनल है। ठीक है, अच्छा, अब जरा इन इंटरनल फोर्स को जरा सा एक बार कैलकुलेट कर लिया जाए। ठीक है, जैसे F1 की बात किया जाए, F1, हालांकि इसको मिटा दूंगा, इसकी जरूरत है नहीं, बस तुमको जी समझाना चाहता हूँ। F1 का मतलब पार्टिकल 1 पर लगने वाला टोटल फोर्स। तो पार्टिकल 1 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, पार्टिकल 1 पर 2 फोर्स लगाएगा, पार्टिकल 1 पर थर्ड पार्टिकल फोर्स लगाएगा, पार्टिकल 1 पर चौथा पार्टिकल फोर्स लगाएगा। ऐसे करते करते पार्टिकल 1 पर 100वां पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा। ये जो मैं लिखा हूँ समझ लो क्या है, पहले पार्टिकल पर लगने वाला टोटल फोर्स में 99 फोर्स होंगे। भाई इस एक पार्टिकल पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, M2 M3 से लेकर के M100 तक, तो उसको छोड़ करके बाकी कितने लोग बचे, 99 लोग बचे। ये 99 लोग सब कोई मिल करके M1 पर फोर्स लगाएंगे, वही मैं लिख रहा हूँ। पहले पार्टिकल पर फोर्स सेकंड पार्टिकल के द्वारा, पहले पार्टिकल पर फोर्स थर्ड पार्टिकल के द्वारा, पहले पार्टिकल पर फोर्स फोर्थ पार्टिकल के द्वारा, और लास्टली अंत में पहले पार्टिकल पर फोर्स 100th पार्टिकल के द्वारा। ठीक है, ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, ये 99 फोर्सेस हैं। क्लियर है ना, ये 1 2 काउंट करोगे, टोटल 99 लोग हैं, 99 फोर्स लगेंगे पहले पार्टिकल पर। अब अगर मैं तुमको बताऊं कि दूसरे पार्टिकल पर कितने फोर्स लगेंगे, तो भैया दूसरे पार्टिकल पर पहला पार्टिकल फोर्स लगाएगा, दूसरे पार्टिकल पर तीसरा पार्टिकल, कोई पार्टिकल खुद पर तो फोर्स लगाएगा नहीं, तो उसको छोड़ के जितने लोग हैं सबको काउंट कर लो। दूसरे पार्टिकल पर चौथा भी नहीं छोड़ेगा उसको। ऐसे करते करते दूसरे पार्टिकल पर 100वां पार्टिकल तक 99 फोर्स लगेंगे, बस उसको छोड़ दो, बाकी जो जो बचा सब लगा देंगे। ऐसे करते करते अगर मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, F3 मतलब थर्ड पार्टिकल पर लगने वाला टोटल फोर्स। F3 को पहला पार्टिकल लगाएगा फोर्स, F3 को दूसरा पार्टिकल, F3 को चौथा पार्टिकल, ऐसे बच्चों करते करते F3 को 100वां पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा। अब ऐसे करते करते मैं अगर लास्ट पार्टिकल तक पहुंच गया 100वां पार्टिकल, तो 100वें पार्टिकल पर पहला फोर्स कौन लगाएगा, पहला पार्टिकल। 100वें पार्टिकल पर दूसरा फोर्स कौन लगाएगा, दूसरा पार्टिकल। ऐसे करते करते बच्चों जरा बताओगे 100वें पार्टिकल पर लास्ट फोर्स कौन लगाएगा, 99वां पार्टिकल लगाएगा। तो एक पार्टिकल पर
1 2 3 99 फोर्स लगेंगे, दूसरे पार्टिकल पर भी 99 फोर्स लगेंगे, तीसरे पार्टिकल पर भी 99 फोर्स, लास्ट पार्टिकल पर भी 99 फोर्स लगेंगे। बच्चों इन्हीं सारे फोर्सेस को अगर तुम काउंट करोगे तो इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वही रिजल्टेंट फोर्स क्या कहलाएगा? एफ इंटरनल। एफ इंटरनल में जितने पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबका सबके साथ जो इंटरेक्शन है सबको जोड़ दिया जाता है। जितने भी पार्टिकल्स हैं सबको मैंने जोड़ दिया। और मज़े की बात ये है, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की बात हम लोग करेंगे भी आके, इन सब का जो सम होता है वो 0 हो जाएगा। वेक्टर सम है, F12 F21 से कट जाएगा। क्यों? F12 का मतलब पहला पार्टिकल पर फोर्स दूसरे के द्वारा, दूसरे पार्टिकल पर फोर्स पहले के द्वारा। तो पहले दूसरे पार्टिकल पर जो फोर्स लगेंगे इक्वल और अपोजिट होंगे। आई रिपीट, पहले और दूसरे पार्टिकल के बीच ये दो फोर्स देख रहे हो, F12 और F21, वही दो फोर्स हैं ये। इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा इक्वल अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। तो जब तुम सबको जोड़ोगे तो ये फोर्स आपस में कैंसिल। ऐसे ही F13 F31 से कट जाएगा, F14 F41 जो बीच में कहीं आएगा उससे कट जाएगा, F100 इससे कट जाएगा, F102 इससे कट जाएगा, F199 वो भी कैंसिल कहीं ना कहीं से होगा। तो जितने फोर्स F23 F34 F43 से कहीं कट जाएगा, F24 F42 से कहीं कट जाएगा। तो इस सारे फोर्स को जोड़ोगे बच्चों तो अंत में जोड़ने पर वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी। तो अगर किसी सिस्टम में 100 पार्टिकल्स में लिया, तुमको समझाने के लिए बस, और सारे पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग सकता था, जितने फोर्सेस की पॉसिबिलिटीज़ थी, मैं सारे फोर्सेस को लिख के दिखा दिया। और तुमको दिखा दिया कि जब तुम सबको ऐड करोगे तो इक्वल और अपोजिट होने के नाते ये सारे फोर्सेस जुड़ जाड़ के कट कुट के अंत में कितना आ जाएगा? 0। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो बात की बात है, उसकी बात हम फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। अभी जो बता रहा हूँ उसको हम समझेंगे, उसकी बात हम लोग अलग सेपरेट करेंगे। तो इन जनरल जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं इन सब का सम क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो अब मैं यहाँ पर इसको तुम्हें कॉपी नहीं करना है, अगर चाहो तो पॉज करके इसको लिख लेना, अगर किसी को जरूरत पड़े तो, कि अगर नहीं हमको इसको समझना है लिखना है तो कर लेना। मैं तुमको जो सिखाना चाहता था बस वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो मेरे पास जो सिस्टम था, इस सिस्टम के लिए आई विल राइट सिंस F इंटरनल इज 0। चूँकि इस सिस्टम के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं सबका जो इंटरनल फोर्स है, सबका जो टोटल फोर्स है, इंटरनल फोर्स का सम वो क्या हो चुका है? 0। इन सबको जोड़ोगे सब कट कुट के 0 हो जाएंगे, यानी कि F इंटरनल तो 0 हो गया। यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है ACM, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है ACM, सिर्फ और सिर्फ वो किस पर डिपेंड करेगा? एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करेगा। इस बात को ध्यान रखना। द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओनली डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्स। अगर तुम चाहोगे कि इस सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास है, ध्यान से बस सुनना, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर पे है, यहाँ पर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और तुम चाहते हो कि इस सेंटर ऑफ मास को एक एक्सेलरेशन मिल जाए, इस सेंटर ऑफ मास को तुम एक्सेलरेशन देना चाहते हो, तो याद रखना इंटरनल फोर्स से वो नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है उसको? एक्सटर्नल। क्लियर है? अगर तुम सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन देना चाहते हो, मतलब उसको स्पीड है, अगर रेस्ट में है तो मूव कराना चाहते हो, मूव कर रहा है रोकना चाहते हो, स्लो है फास्ट करना चाहते हो, फास्ट है स्लो करना चाहते हो, कुछ भी वेलोसिटी में चेंज करना चाहते हो, मतलब एक्सेलरेशन देना चाहते हो, तो तुमको उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। इंटरनल फोर्स से एक्सेलरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बवाल मच जाएगा अंदर।
अंदर अंदर खलबली मच जाए, लेकिन इस सेंटर ऑफ मास का बाल भी बाका नहीं होगा अगर वो फोर्स इंटरनल है। तो जब तक तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, अब एक्सटर्नल क्या इंटरनल क्या बता चुका हूँ, तो जब तक तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो वैसे ही मूव करता रहेगा। यू हैव टू कम विद एक्सटर्नल फोर्स। कुछ बात लग रही है, जानी पहचानी सुनी सुनाई, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सब आपस में जुड़ा है यार, बस कहने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अभी तो मैं तुमको फिर भी बहुत शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक किस्म का क्रैश कोर्स है ये, जो बच्चे नीट एग्जामिनेशन के लिए फिर CU सेट के लिए जुड़े हुए हैं। अभी मैं 11th में जब इसको शुरू करूँगा, जहाँ पर मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ क्लास 11th के लिए फिजिक्स पूरी, तो वहाँ पर इन सब कॉन्सेप्ट को मैं बहुत एग्जाम्पल से ढेर से तुमको लेकर समझाऊंगा। कोई भी बच्चा होगा ज़िंदगी में फिजिक्स नहीं सीखा होगा, वो सीख जाएगा एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, बट थोड़ा वक्त लगता है। यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। बट अभी मुझको लगता है कि तुम एग्जामिनेशन में नीट के बच्चे हो, CU सेट के लिए तुम्हारा दिमाग जा रहा है, बहुत सफिशेंट है। इतना पढ़ करके जाओगे, विद्वानों की श्रेणी में कह रहोगे, ठीक है। बट तुमको उतना बात ध्यान में आना चाहिए और याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि भैया सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन सिर्फ और सिर्फ बाहरी फोर्स पर डिपेंड करता है। और मान लो खुदा ना खास्ता अगर एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है, मान लो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को भी हटा, चलो इंटरनल फोर्स का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मान लो बाहर से भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इट मीन्स कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सलेशन है वो बच्चों क्या हो जाएगा, 0। और सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन अगर 0 होगा तो भैया किसी भी चीज़ का एक्सलेशन 0 होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब कहने का ये हुआ कि जब तक तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, आई रिपीट, जब तक तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक इस सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो सकता है कि इसके अंदर ढेर सारे इंटरनल फोर्स लग रहे हों, एकदम हाई तौबा मची हुई है, कोई किसी को छोड़ नहीं रहा, खूब फोर्स लगाए पड़े, वो उस पे, लेकिन उन फोर्सेस से इस सेंटर ऑफ मास का इंच तक नहीं हिलेगा, वो इंच तक नहीं हिलेगा, एकदम कंफर्म है। वेलोसिटी की बात तो छोड़ो, इंच भर हिलेगा नहीं। इन इंटरनल फोर्स से ये सेंटर ऑफ मास इंच भर नहीं हिलेगा, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स तुमको लगाना होगा। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास के साथ तुम कुछ भी अगर चेंज करना चाहते हो, रेस्ट में है मूव कराना चाहते हो, मूव कर रहा है रेस्ट में लाना चाहते हो, स्लो है फास्ट करना चाहते हो, फास्ट है स्लो करना चाहते हो, भैया ये सारे के सारे काम एक्सटर्नल फोर्स करेगा। इंटरनल फोर्स भले बहुत ज़्यादा हो, कुछ नहीं कर सकता। याद रख लो, अपने अंदर बैठा लो कि सेंटर ऑफ मास के साथ कुछ भी अगर तुम बदलाव करना चाहते हो, शिफ्ट करना है, मूव कराना है, फास्ट करना है, स्लो करना है, वॉट एवर चेंज यू वॉन्ट विथ सेंटर ऑफ मास, बी रेडी विथ एन एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और बहुत कुछ बचा है, बट यहाँ तो कॉपी कर लो, फिर तुमको कुछ और एग्जाम्पल बताऊंगा और इस चीज़ को मैं तुमको एग्जाम्पल से प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाउ इंटरनल फोर्स कैन डू नथिंग, हाउ। अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा तुमको, प्रूफ करके दिखाऊंगा, तुम इसको पहले करो तो चलो। ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो सीखे हम लोग इसको 2-3 एग्जाम्पल लेकर तुमको और सिखाता हूँ, क्योंकि अभी ऐसे क्लियर नहीं होगा।
इट विल टेक टाइम, थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ और कंडीशंस को देखना होगा, तब जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं एक दो और एग्जांपल तुमको लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि जो लोग पढ़े एक्चुअल में उसका क्या मतलब है, इसको तुम कैसे समझोगे और कैसे अपने अंदर इसको लेकर के चलोगे। एकदम बैठाना है तुमको अपने अंदर कि हाँ ये चीज़ मैं जानता हूँ। ठीक है, सुनो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक साक्षात तुमको प्रमाण दिखाऊंगा कि इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। साक्षात प्रमाण देखना है इसका भी। चलो बट्टो, मैंने क्या किया, दो बॉडी ले लेते हैं। ठीक है, एक बॉडी है मान लो 2 किलोग्राम मास की, और दूसरी बॉडी मान लो बेटा है 5 किलोग्राम मास की मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मान लो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर डिस्टेंस है बीच की, 100 मीटर दूर ये लोग रखे गए हैं। इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस लाइन पर होगा। ठीक है, उनको ज्वाइन कर दिया, उस लाइन पर होगा, लेकिन बीच में तो नहीं होगा। हम सब जानते हैं सेंटर ऑफ मास की फितरत है कि जिधर मास ज़्यादा होता है उधर वो भागता है। तो सेंटर ऑफ मास बीच से थोड़ा सा इधर होगा, वी ऑल नो दैट, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। तो मान लो बच्चों ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, थोड़ा सा इधर हट करके। ठीक है, ये एग्जैक्ट उसकी पोजीशन क्या होगी हम ये भी निकाल लेते हैं जरा कोऑर्डिनेट लगाकर। इसको मैंने ओरिजिन मान लिया जैसा कि हम लोग करते थे, तो ये हो गया 0 0, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों 100,0 मीटर में। एक्स मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो एक्स एक्सिस है तो वाई पर तो कोई कहाँ नहीं है, ये ओरिजिन हो गया वो 100 पे हो गया, वाई पर तो कोई पार्टिकल है नहीं। तो अगर मैं एग्जैक्ट पता करना चाहूँ कि भाई सेंटर ऑफ मास है कहाँ, तो XCM इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, 2 प्लस 5, तो यू गॉट 500/7 मीटर्स। तो पहले पार्टिकल से, पहले बॉडी से 500/7 सेंटीमीटर दूर होगा, लगभग 71 मीटर के आसपास आएगा, चेक कर लेना। तो यहाँ से 71 मीटर डिस्टेंस दूर होगा। बीच में होता तो 50-50 होता, मगर वो होगा नहीं, तो थोड़ा सा इधर ही होगा। 71 अप्रॉक्सीमेटली 500/7 ये पोजीशन है इसकी आगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दो बॉडी हैं, मान लो इनके बीच बच्चों एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। 2 किलोग्राम वाला 5 किलोग्राम को, अच्छा एक बताओ, ये 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम को एक सिस्टम मान रहा हूँ मैं, वो 2 और 5 अलग अलग नहीं है, इनको मिला करके मेरा एक सिस्टम है। मैं पहले कह दिया हूँ, मैं सिस्टम क्लियर कर दिया हूँ कि सिस्टम में एक पार्टिकल अलग है कि दो अलग है, मैंने कैलकुलेट कर दिया है। अब कौन सा फोर्स एक्सटर्नल कौन सा इंटरनल तुम जानना हो। ठीक है, क्लियर है, कमेंट करके मुझको बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से फोर्स इंटरनल की एक्सटर्नल। मैंने सिस्टम में दोनों को मान लिया है कि मेरे सिस्टम में दो लोग हैं, एक 2 इधर 5 इधर, यानी कि जो 2 5 पर लगाएगा और जो 5 2 पर लगाएगा, ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, इंटरनल, क्योंकि ये सिस्टम में आ गए हैं। 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम मिल करके एक सिस्टम बना रहा है, तो ये फोर्स कैसे होंगे, इंटरनल। ठीक है, और मान लो फोर्स की वैल्यू है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन से ये इसको खींच रहा है और 10 न्यूटन से ये भी इसको खींच रहा है, तो दोनों फोर्स खींच रहे हैं, 2 किलोग्राम वाला 5 किलोग्राम वाला खींच रहे हैं। तो ये दोनों फोर्स आगे, दोनों बॉडी आगे बढ़ेंगे, 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। इनके बढ़ते से हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास पर क्या फ़र्क पड़ा, मगर याद रखना इनको जो फोर्स खींच रहा है वो फोर्स कैसा फोर्स है, इंटरनल, क्योंकि आपने शुरू में क्लियर कर दिया है कि आपकी दोनों जो बॉडी है इनसे मिल करके एक सिस्टम बना। अगर मैं 2 किलोग्राम को अलग एक सिस्टम मानता तो ये वही फोर्स हमारा कैसा होता, एक्सटर्नल। लेकिन मेरे सिस्टम में 2 किलोग्राम भी है 5 किलोग्राम भी, दोनों को मिला के सिस्टम माना है, तो इनके भी जो भी फोर्स होगा दैट शुड बी इंटरनल। क्लियर है, चलो अब इस फोर्स से इसको एक्सलेशन मिला कितना, 10/2 की एकज कितना है बच्चों, एक्सेलेरेशन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया इसका एक्सेलेरेशन। अब मैं चेक करना चाहता हूँ इस एक्सेलेरेशन से ये 1 सेकेंड में कितना आगे बढ़ेगा, जरा मैं चेक कर लेता हूँ। 1 सेकेंड क्या, चलो मैं चेक करता हूँ कि 2 सेकेंड में कितना आगे बढ़ेगा, जरा मैं चेक कर लेता हूँ। तो S इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दूँ, स्टार्टिंग विथ रेस्ट है 1/2, ए कितना है इसका 5, और मैं 2 सेकेंड में चेक करना चाहता हूँ ये कितना आगे बढ़ा 2 सेकेंड में, तो 2 का ऐसा कितना हो गया बच्चों 4, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों 10 मीटर। तो 2 सेकेंड बाद इसकी जो पोजीशन होगी बच्चों कितनी होगी 10,0, 2 सेकेंड बाद। अच्छा 2 सेकेंड में ये भी तो कुछ आगे आएगा, इसको भी चेक कर ले, मगर इसका एक्सेशन कितना होगा, एक्सेशन कितना होगा सर, ए इज इक्वल टू F/m करो, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं चेक करूँ कि 2 सेकेंड में कितना आगे बढ़ा, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, स्टार्टिंग विथ रेस्ट है 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेशन कितना है इसका 2, 2 सेकेंड में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कैंसिल्ड आउट, ये कितना चला 4 मीटर। जब ये 4 मीटर इधर खिसक जाएगा तो नया कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 96। अब 96 कहाँ से आ गया समझ गए ना, ये 100 से इधर आया है, 4 मीटर कम हो गया, तो कितने पोजीशन पर आ गए 96,0। तो 2 सेकंड पहले पोजीशन क्या थी 0, 100, 2 सेकंड बाद कंडीशन क्या है 10 और 96, ठीक है। अब ये मतलब पास आ गए, 2 किलोग्राम भी मूव किया, 5 किलोग्राम भी मूव किया। अब जरा देखते हैं इनके मूव करने से इस सेंटर ऑफ मास को क्या हुआ। लेट अस कैलकुलेट नाउ x डैश सेंटर ऑफ मास, m1 x1 नई पोजीशन उसकी 10 है अब, तो m1 x1 20 प्लस m2 x2, तो 5 इंटू 96 और डिवाइड बाई कितना हो गया बच्चों m1 प्लस m2 कितना हो गया 7, तो 20 प्लस 5 6 जा 30, 0 5 9 जा कितना हो गया 45, 45 और 3 कितना होता है बच्चों 48/7। अरे बाप रे बाप, ये तो फिर वही वैल्यू आ गई जो पहले थी, यानी कि सेंटर ऑफ मास तो वहीं पर पे है, पहले भी वही पोजीशन बाद में वही पोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पार्टिकल के मूव करने से इस सेंटर ऑफ मास को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और पड़ेगा भी क्यों, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल जो मूव किए हैं वो किस फोर्स की वजह से मूव किए हैं, इंटरनल फोर्स की वजह से किए हैं। तो है तो ये इंटरनल फोर्स लगा तो दोनों बॉडी पर, मूवमेंट तो हुआ दोनों बॉडी का, क्या फर्क पड़ा सेंटर ऑफ मास को, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये अगर शिफ्ट करके यहाँ भी आ जाए, शिफ्ट करके यहाँ भी आ जाए, सेंटर ऑफ मास हिलेगा नहीं, इंच भर नहीं हिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। इनके मूवमेंट से इस सेंटर ऑफ मास, तुम खुद देखो कोई फर्क पड़ा क्या, जो पहले था वो बाद में भी आ गया। यानी कि तुम लोग चलो 2 वाला भी चलो 5 वाला भी चलो, हम नहीं चलेंगे, लेकिन हम तब चलेंगे जब मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो अगेन ये एक सिंपल सा एग्जांपल था जो तुमको मैं बताना चाहता हूं कि भैया इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास हिलता बुलता नहीं है, हिलेगा तक नहीं। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करे, मूव करे, कुछ बदलाव हो, तो भैया एक्सटर्नल फोर्स लगाओ। मतलब इन 2 पार्टिकल के अलावा कोई तीसरा कूद करके आए और 2 किलोग्राम पर फोर्स लगा दे, 5 किलोग्राम पर फोर्स लगा दे, वो फोर्स कैसा होगा इंटरनल, क्योंकि उस तीसरे पार्टिकल को तुमने सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया है। क्लियर हो रहा है? तो ये फोर्स कैसा था ये, अच्छा ये तुमको पता था ना कि सिस्टम में 2 पार्टिकल हैं, तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा इंटरनल, और अगर इसके बाहर कोई फोर्स लगा तो वो फोर्स कैसा है एक्सटर्नल। और जब तक वो फोर्स नहीं होगा तब तक ये 500/7 पर ये पूरी प्रलय आ जाएगा, प्रलय भी आ जाएगा तो भी ये 500/7 से नहीं, प्रलय अगर आएगा तो एक्सटर्नल फोर्स शायद लग जाएगा, है ना। अगर अब जाहिर सी बात है, प्रलय का मतलब कि कुछ ना कुछ फोर्स बाहर से लगेगा ही, तब चेंज हो जाएगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक, ठीक है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये 500/7 से हिलेगा नहीं, इस बात को याद रखना। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, प्रूफ तुम्हारे सामने है कि फोर्स तो लगा
ये भी शिफ्ट किया, ये भी शिफ्ट किया, मगर ये शिफ्ट नहीं किया क्योंकि फोर्स इंटरनल था। कुछ नहीं होगा, दौड़ते रहो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू डिलीवर इज दैट कि भैया जब तक बाहरी फोर्स न लगे, एक्सटर्नल फोर्स न लगे, सेंटर ऑफ मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास को कोई मतलब नहीं होता है, लगता रहे, हम जहाँ हैं वहीं पड़े रहेंगे। रेस्ट में है, रेस्ट में अगर मैं हूँ तो हमको हिला के दिखाओ, हमको हिला के दिखाओ। अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो हमको रोक के दिखाओ। हमको अगर हिलाना है, रोकना है, फास्ट करना है, स्लो करना है, जाओ एक्सटर्नल फोर्स को लेकर के आओ। इंटरनल फोर्स से हमें कुछ नहीं होने वाला है। ये सेंटर ऑफ मास का कहना है, इस बात को समझो। क्लियर है? अभी और रुको, अभी और तो मैं सिखाऊंगा, अभी ऐसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी और एग्जांपल देखो, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लो, फिर जाना। ठीक है, आओ देखो, एक चीज़ और तुमको सीख बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक एक कोई बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। बॉडी अभी रेस्ट में है, ये बॉडी अभी रेस्ट में है और इसका सेंटर ऑफ मास भी जो यहाँ पर पे है वो रेस्ट में, कहीं कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। सडनली क्या हुआ कि इस बॉडी में अंदर से कुछ फोर्स लगा, जैसे एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है, कुछ वैसे ही, बिना किसी बाहरी फोर्स के अंदर से कुछ प्रक्रिया हुई, अंदर से कुछ प्रोसेस, इसके अंदर कुछ प्रोसेस हुआ और ये ब्लास्ट हो गया। इसके जो पार्टिकल्स थे वो ब्लास्ट हो गए और ये कई पार्टिकल्स से मान लो टूट गया। 10 पार्टिकल में मान लो ब्रेक हो गया या 6-7 पार्टिकल में टूट गया। टूटने के बाद मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर चला गया, एक पार्टिकल मान लो बच्चों यहाँ पे चला गया, एक पार्टिकल यहाँ आ गया, एक पार्टिकल यहाँ आ गया, एक पार्टिकल यहाँ चला गया और सारे के सारे पार्टिकल मूव करने लगे। कोई उधर भागा, कोई इधर भागा, कोई यहाँ भागा, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा। लेकिन याद रखना, इसके ब्लास्ट करने के पीछे कोई बाहर का फोर्स नहीं था, अंदर ही अंदर कुछ घटना घटी एंड इट ब्लास्ट अवे, फट गया ऐसे। और एक पार्टिकल यहाँ आ गया, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ। ये मान लो M1, M2, M3 एंड सो ऑन। अब अगर मैं, अच्छा, ब्लास्ट करने के पहले, ब्रेक करने के पहले ये सब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था? यहाँ पे था। क्लियर है? ब्लास्ट करने के पहले बात कर रहा हूँ। मान लो ब्रेक हुआ, ब्रेक करने के बाद यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब इनका ब्रेक करने के बाद अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, लाइक M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M4R4 प्लस M5R5 प्लस M6R6, अगर मैं इन सारे पार्टिकल का ब्रेक होने के बाद सेंटर ऑफ मास निकालूं, ये पता नहीं कहाँ पहुँच गया, ये पता नहीं कहाँ पहुँच गया, ये भाग गया, यूँ सब छितर-बितर हो गए, कोई उधर, बहुत दूर दूर चले गए। लेकिन फिर भी अगर मैं सारों का सेंटर ऑफ मास निकालूं ब्रेक होने के बाद, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 एंड सो ऑन, तो ब्रेक होने के पहले सेंटर ऑफ मास निकाला और ब्रेक होने के बाद भी अगर मैं निकालूंगा तो पता क्या होगा? ये पार्टिकल जहाँ मन करे वहाँ चले जाएं, फर्क नहीं पड़ता। ये जहाँ कहीं भी जाएंगे, इनका सेंटर ऑफ मास हमेशा यहीं पर मिलेगा जहाँ पर ब्रेक करने के पहले था। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल फोर्स से पार्टिकल का मूवमेंट तो हो सकता है, इंटरनल फोर्स से पार्टिकल तो यहाँ वहाँ दाएं बाएं जा सकते हैं, लेकिन उनका मोशन से सेंटर ऑफ मास पर प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रेक करने के पहले इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे था, ब्रेक करने के बाद भी तुमको सेंटर ऑफ मास उसका वहीं पर मिलेगा, क्योंकि इसके ब्रेक होने के पीछे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, इंटरनल फोर्स था। उस फोर्स से सेंटर ऑफ मास पर रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा।
मान लो पार्टिकल ब्लास्ट हुआ, ये पहुंच गया मार्स पर, ये पार्टिकल जुपिटर पर जा बैठा, ये पहुंच गया सैटर्न पर, ये पहुंच गया तुम्हारा वेनस पर, अलग अलग ग्रह पर पहुंच गए। मगर टूटने के पहले सब कहाँ थे? अर्थ पे थे, और टूटने के बाद अलग अलग ग्रह पर चले गए। लेकिन जब अलग अलग ग्रह पर उनका सेंटर ऑफ मास निकालोगे, वो मार्स वाला, वो जुपिटर वाला, वो सैटर्न वाला, सबका जब निकालोगे फिर सबका सेंटर ऑफ मास अर्थ पर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स से टूटा हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं टूटा है ये। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सिस्टम में ढेर सारे पार्टिकल हैं, अगर ढेर सारे पार्टिकल हैं तो इन पार्टिकल का मोशन इंटरनल फोर्स के वजह से होता है। शब्दों को ध्यान सुनना, इन पार्टिकल्स का मोशन, वेलोसिटी में चेंज, एक्सेलरेशन, फास्ट होना, स्लो होना, सब होगा। इन सारे पार्टिकल का मोशन इंटरनल फोर्स के वजह से होगा, लेकिन इन सब का जो सेंटर ऑफ मास है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, इंटरनल फोर्स के वजह से, ध्यान से बात सुनना, जो सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स तुम देख रहे हो, इन पार्टिकल्स का तो मूवमेंट होता है, इन पार्टिकल में सब कुछ बदलाव होगा, लेकिन इसके बदलाव से सेंटर ऑफ मास से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमको इसको चेंज करना है तो भैया एक ही जरिया है, एफ एक्सटर्नल। अगर तुमको सिस्टम के पार्टिकल को चेक करना है तो ठीक है, वो इंटरनल फोर्स से मूव कर सकता है, लेकिन पूरा सिस्टम अगर तुम मूव कराना चाहते हो तो इंटरनल फोर्स से सिस्टम मूव नहीं करता, एक्सटर्नल फोर्स लेकर के आओ। इंटरनल फोर्स से, आई रिपीट, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर 100 पार्टिकल हैं तो 100 पार्टिकल दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकते हैं, मगर सेंटर ऑफ मास नहीं लेगा। यू हैव टू कम विथ एक्सटर्नल फोर्स। तो इस बात को ध्यान रखो कि तुमको बताना चाह रहा हूँ। ये भी एग्जाम्पल बढ़िया था कि अगर पार्टिकल्स ब्रेक होकर के तितर बितर हो जाए तो भी सेंटर ऑफ मास वहीं पर मिलेगा जहाँ पर पहले था, क्योंकि जो ये ब्रेक हुए हैं इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स है। तो पार्टिकल को जहाँ जाना है जाए, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाने वाला, वहीं पर रहेगा। तो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई होप कि तुमको आज की क्लास में बहुत अच्छे से ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स क्या होता है। क्लियर है? और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमको चेंज करना है, वेलोसिटी हमको चेंज करना है, एक्सेलरेशन आना, उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या क्या सीखे हैं आज? हम लोग सीखे हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, सिस्टम का क्या मतलब होता है, सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे पता करेंगे कोई गिवन फोर्स एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, इन दोनों फोर्स का सेंटर ऑफ मास पे क्या फ़र्क पड़ता है। इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास में कोई बदलाव नहीं ला सकता है, पार्टिकल्स में ला सकता है, सिस्टम में नहीं। सिस्टम को बदलना है तो एक्सटर्नल फोर्स लेकर के आओगे। ये सारी बातें अच्छे से देखो, कॉपी पे लिखो, जो की पॉइंट्स तुमको मैं सिखाए हैं सारे पॉइंट कॉपी पर लिखो, नोट्स बनाओ और उसको अच्छे से दिमाग में बैठाओ, दिल में बैठाओ कि हाँ वी नो दिस मच अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल, और इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो आज मैं तुमको, हालांकि मैं सोचा था कि आज तुमको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बट मैं तुमको अभी एक दिन का वक्त और देता हूँ। इस क्लास को अच्छे से देख लो, नोट्स प्रिपेयर कर लो, दिमाग में बैठा लो। कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में खूब लिख डालो कि सर ये हमको डाउट है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर इस टॉपिक पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी करेंगे, ताकि अगर कोई डाउट थोड़ा मोड़ा है वो भी वहीं पर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, कितना तुमको समझ में आया, कितना तुमको नई चीज़ जानने को मिली और कितना तुमको फ़ायदा हुआ, ये ज़रूर मेंशन करा तुम कमेंट बॉक्स में। देखूंगा किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको कितनी बात समझ में आई। अगर दिक्कत होगी तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा कहाँ पर दिक्कत थी। वैसे हमारे ख्याल से अगर तुम ध्यान से इसको देखे होगे, सुने होगे, तो कोई भी तुमको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक प्रिपरेशन अपनी बढ़िया से करते रहो। कोई दिक्कत समस्या है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, बताओ, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच।